आज के सेशन में बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के बारे में भैया, कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट फायदेदार है या नुकसान वाला है, किस तरह के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह के प्रॉपर्टी में नहीं करना चाहिए, रेंट पे रहना ठीक है या अपना घर ले लें, फ्लैट ले लें, क्या ले लें, दुकान में इन्वेस्ट कर दें, फ्लैट में कर दें, इंडिपेंडेंट विला में कर दें, किस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, किस तरह के प्रॉपर्टी में रहें, कब नहीं, सब कुछ वो सारे पहलू पर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप रेडी हो? मुझे चैट पे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से। यस, जल्दी से लिख के बताओ, जल्दी से लिख के बताओ। ठीक है, ऑल गुड। देखो, प्रॉपर्टी की दुनिया जो है ना, प्रॉपर्टी का जो मार्केट है ना, ये एक ऐसा मार्केट है, इन्वेस्टिंग का बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बहुत बढ़िया। लेकिन ज़्यादातर लोग, आम आदमी इस जगह पर इन्वेस्ट करने से ना डरते हैं। कारण स्कैम बहुत सारा होते हैं, स्कैम की संख्या बहुत है भैया। अच्छा, स्कैम की जब आप बात करते हैं ना, तो यहाँ दो तरह का स्कैम होता है। एक लीगल स्कैम, जो कि सच में स्कैम है, जिसको कानून भी कहता है हाँ ये स्कैम है। एक ही प्रॉपर्टी को 4 लोगों को बेच दिया है, मनोज को भी बेच रखा है, सुरेश को भी बेच रखा है, अरे महेश को भी बेच रखा है, इसको भी बेच रखा है। आपको पता कहाँ, वो ब्रोकर ने खेल कर दिया 4 लोगों को बेच करके। अब जैसे यमुना एक्सप्रेस वे वाला जो खेल जाता है, मेन हाईवे के बगल का ज़्यादातर प्लॉट गवर्नमेंट ने ले रखा है, एक लंबा एरिया गवर्नमेंट ने ले रखा है, लेकिन वहाँ भी ब्रोकर लोग बेच देते हैं उसको भैया। किसान से आपका सीधा डील करा करके बेच देंगे, किसान को भी थोड़ा खिला दिया है, बाद में पता चलेगा गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया। अरे हमारी ज़मीन गवर्नमेंट कैसे ले, अरे तुम्हारी ज़मीन कभी थी नहीं, गवर्नमेंट ने तो पहले एक्वायर कर रखा है, तुमको नहीं पता था। तो ये ऐसे केसेस हैं जो कि सच में स्कैम होते हैं लोगों के साथ, और ये स्कैम गलत है, कानून भी कहता है कि गलत है। लेकिन एक ऐसा स्कैम है जो बहुत बड़ा संख्या में लोगों के साथ होता है, 10 में से 9 लोगों के साथ जो स्कैम होता है, ये वाला स्कैम होता है। अभी जो स्कैम होता है, जो कानूनी है, जो ठीक है, जो कानून के दायरे में आता है, बेसिकली इसको स्कैम भी कहना ठीक नहीं है। ये आम लोगों की बेवकूफ़ी है, ये हमारे और आपके जैसे लोगों की बेवकूफ़ी है। और ये कौन लोग होते हैं? ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, 10-15 लाख की गाड़ी चला रहे होते हैं, आईटी में नौकरी कर रहे होते हैं, अच्छा खासा सैलरी उठा रहे होते हैं। दरअसल इन्होंने अपने फील्ड में तो एक्सपर्टीज हासिल कर ली, बड़ी बड़ी डिग्री ले ली, फिनेंस के फील्ड में, प्रॉपर्टी के फील्ड में इतनी सी भी नॉलेज इन्होंने ली। इसी का फायदा मैक्सिमम बिल्डर, मैक्सिमम ब्रोकर उठाते हैं। सर, आपको किस किस तरीके से काटा जाता है ना, आज इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं। देखो, बिल्डर जो होते हैं ना, ज़्यादातर बिल्डर्स नेता लोग की तरह होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, वो न्यूज़ में या फिल्मों में 500 रुपये दे करके वोट खरीद लिया जाता है। वो जो 500 रुपये में अपना वोट बेचने वाला है ना, उसको पता नहीं है कि उसके वोट की वैल्यू कितनी ज़्यादा है, सिर्फ 500 में बेच देता है। उसी तरीके से आम आदमी को ये नहीं पता कि उसके अटेंशन की वैल्यू कितनी ज़्यादा है। बिल्डर या बड़े बड़े बिल्डर आपका अटेंशन खरीद लेते हैं सर, मालूम कैसे? चकाचौंध दिखा करके, फैंसी क्लब हाउस, एक नंबर जिम दिखा के, बड़े बड़े स्विमिंग पूल दिखा करके, सोसाइटी में एकदम सैंपल फ्लैट ऐसा लग्जरी डेकोरेट करेंगे, आप सैंपल दे फ्लैट देख करके आपको मजा आ जाएगा, जबकि ओरिजिनल फ्लैट मिलेगा आपको खंडर। अटेंशन खरीद लिया उसने, अटेंशन ले लिया, और जिस बिल्डर ने आपका अटेंशन ले लिया वो आपसे पैसा भी निकलवा लेगा। बाकी ब्रोकर बैठे हैं ना, एक्सपर्ट, निकलवा लेंगे पैसा आपसे। इससे भी बड़ा स्कैम कैसे होता है? अगेन, ये स्कैम नहीं है, ये आपकी बेवकूफ़ी है, हमारी और आपकी बेवकूफ़ी है। कैसे? ध्यान से समझना, अभी जो बताने जा रहा हूं ध्यान से समझना। 2 केस आपको बताता हूं। पहला केस, एक फ्लैट है 50 लाख रुपए का। कितने का? 50 लाख रुपए का। एरिया है उसका 1000 स्क्वायर फीट। 50 लाख का फ्लैट है, एरिया है 1000 स्क्वायर फीट। तो पर स्क्वायर फीट की कीमत कितनी पड़ी? लगभग 5000 रुपए। वहीं एक और फ्लैट है सर, 55 लाख रुपए का है, उससे 5 लाख रुपए ज्यादा। उस फ्लैट का एरिया है 1500 स्क्वायर फीट, उस फ्लैट से लगभग 50% ज्यादा। उसका 1000 स्क्वायर फीट था, इसका 1500 स्क्वायर फीट, तो 50% ज्यादा हो गया। कीमत सिर्फ 5 लाख ज्यादा, तो पर स्क्वायर फीट भी कम है इसका, 3600 रुपए। अब एक आम आदमी को पूछा जाए कौन सा बेहतर ऑप्शन है फ्लैट खरीदने के लिए? एक आपको 1000 स्क्वायर फीट मिल रहा है 50 लाख में, दूसरे में 1500 स्क्वायर फीट मिल रहा है सिर्फ 55 लाख में, सिर्फ 5 लाख ज्यादा देकर के। सर, 10 में से 9 लोग कहेंगे दूसरा वाला ऑप्शन अच्छा है, और यही हो जाता है खेल। यही कर दिया आपका, काट लिया गया आपको। दरअसल दूसरा वाला नुकसान का डील है। मालूम क्यों? क्योंकि दूसरे वाले में जो 1500 स्क्वायर फीट बोला गया सर, वो सुपर बिल्टअप एरिया था,
पहले वाले में 1000 स्क्वायर फीट सर वो कारपेट एरिया था, इसीलिए पहला वाला 50 लाख में 1000 स्क्वायर फीट सर वो ज्यादा बड़ा फ्लैट है। दूसरा वाला 1500 स्क्वायर फीट सर बिल्टअप कारपेट एरिया उसका छोटा है, 900 स्क्वायर फीट वो छोटा है। 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी ले लिया आपसे और छोटा फ्लैट भी पकड़ा दिया आपको। सर ऐसी होती है डील, आपको पता ही नहीं चला। अब आप कहोगे ये सब क्या भैया, बताता हूं, सब बताता हूं, थमा थमा सब बताऊंगा। तीनों में डिफरेंस क्या होता है समझाता हूं। कारपेट एरिया वो एरिया होता है जो आपके फ्लैट के अंदर का एरिया होता है, जितने रूम है, हॉल का एरिया, किचन का एरिया, बाथरूम का एरिया, उसमें बैल्कनी इंक्लूड नहीं होता है, टेरेस इंक्लूड नहीं होता है। दूसरा होता है बिल्टअप एरिया, जितने में फ्लैट एक्चुअली बना है। बिल्टअप एरिया वो कारपेट एरिया सारा इसके अंदर, प्लस बैल्कनी भी इंक्लूड हो गया, प्लस कॉमन स्पेस। कॉमन स्पेस मतलब एक फ्लोर पे मान लो 4 फ्लैट है, तो चारों फ्लैट के बीच कुछ एरिया कॉमनली शेयर्ड है ना, जैसे फ्लैट से निकलते हुए थोड़ा बाहर का एरिया है, सीढ़ी का एरिया, लिफ्ट का एरिया, वो सब इंक्लूड हो गया। तीसरा होता है सर सुपर बिल्टअप एरिया। सुपर बिल्टअप एरिया का खेल समझो। सुपर बिल्टअप एरिया में ये दोनों इंक्लूड तो है ही, साथ में स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस, उस सब का एरिया इसी में इंक्लूडेड है। और आपको बोलेगा ब्रोकर 1500 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। आप कहोगे 1500 स्क्वायर फीट, क्योंकि जब वो ब्रोकर बोल रहा है 1500 स्क्वायर फीट, उस टाइम पे फ्लैट बना नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। फ्लैट तो बनेगा 3 साल बाद, आपने फ्लैट तो देखा भी नहीं है। अच्छा, सैंपल फ्लैट जो उसने बना रखा है आपको दिखाने के लिए, वो जानबूझ के बड़ा बना रखा है। आप इतना बड़ा बनेगा, समझ रहे हो, खेल ऐसे होता है। और अगर फ्लैट बन भी चुका है आपका रियल फ्लैट, सर फिर भी आप इंची टेप लेकर के तो जाओगे नहीं, या किसी नपवाने वाले को साथ में कितना बोल रहा है 1500 स्क्वायर फीट, हम नापेंगे इधर उधर, खुद ही लेट गए जमीन पर, इधर से लेट गए, कितना एरिया, अरे ऐसा तो करोगे नहीं, कोई नहीं करता ऐसा। तो ज्यादातर केस में ब्रोकर जो बोल रहा है उसकी बात पे यकीन करते हैं। हालांकि रेरा ये कहता है, अब जब रेरा आ गया है कि कारपेट एरिया पे डील करोगे भाई, बाकी दूसरे एरिया पर नहीं, बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया पे डील नहीं होगी, कारपेट एरिया पे डील करोगे, ये रेरा का रूल है। लेकिन ब्रोकर आपको क्या बोल रहा है, रेरा थोड़ी कान लगा के सुनने आया उधर, क्या बोल के बेच दिया आपको, रेरा को थोड़ी पता है। हाँ, डॉक्यूमेंट में सब जरूर लिखा रहेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट जब तक आपके हाथ आएगा, आपके जेब से पैसा निकल चुका होगा। खेल हो गया ना आपका। डॉक्यूमेंट जब तक आपके हाथ आएगा, आपके जेब से पैसा निकल चुका होगा, अब आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। हो गया ना खेल। 10 में से 9 लोगों की कटाई ऐसे होती है। जो फ्लैट पहली बार खरीदने जाता है, सर 10 में से 9 लोग कटते हैं ऐसे, मैं भी कटा हूं। कटने के बाद समझ में आया। तो खैर, हम लोग देखो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे को कहाँ बचपन से ये सब चीज़ें स्कूल कॉलेज कहीं सिखाई तो जाती नहीं है, तो हम फंस करके ही सीखते हैं। हाँ, मैंने बहुत अर्ली एज में फ्लैट ले लिया था, बहुत अर्ली एज में ये कहूँ मैं फंस चुका था, तो बहुत जल्दी थोड़ा मैं सीख गया। लेकिन बहुत लोग बहुत बाद लेते हैं, तो बाद सीखते हैं। तो अगर आपने नहीं लिया है तो इस सेशन में आप सीख गए भैया पहले ही, ठीक है। तो ये तो एक तरह का स्कैम था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं आपको मुंडने के, सर मुंड करके निकल जाएंगे लोग, ठीक है। अभी मैं कुछ दिनों पहले एक विला देखने गया था, तो जब मैं विला देखा तो ब्रोकर से मैंने पूछा कितना एरिया है। ब्रोकर कहता है 5000 स्क्वायर फीट। मैंने कहा 5000 स्क्वायर फीट तो लग नहीं रहा भाई, ये तो बहुत छोटा है। तो कह रहा सर 5000 स्क्वायर फीट इसका सुपर बिल्टअप एरिया है। मैं कहा बस हो गया ना खेल। दरअसल वो 5000 स्क्वायर फीट तीनों फ्लोर को मिला करके बोल रहा था। 1500 स्क्वायर फीट का एक फ्लोर था, दूसरा 1500 स्क्वायर फीट, तीसरा 1500 स्क्वायर फीट, बाकी उसका कॉमन एरिया वगैरह मिला करके टोटल 5000 स्क्वायर फीट था। ऐसे खेल होता है। अब एक और चीज समझो, फ्लैट अगर ले लिया, थोड़ा एप्रिसिएशन की भी बात कर लेते हैं। कितना प्राइस बढ़ता है, ध्यान से समझिएगा, सब बताऊंगा बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। फालतू में हवा हवाई कुछ नहीं बोलूंगा, बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, और ऐसा कैलकुलेशन जो कि आराम से, अच्छे से, तसल्ली से समझ में आए, बुद्धि में घुसे। पहली चीज तो ये समझो, फ्लैट के प्राइस बढ़ने की एक लिमिट होती है सर। फ्लैट आपका हमेशा बढ़ता रहेगा, आपकी 7 पुश्तों तक, 3 पुश्तों तक बढ़ता ही रहेगा, ऐसा नहीं होने वाला चाचा। आज अगर कोई 50 लाख का फ्लैट है ना सर, वो जिंदगी में कभी भी 10 करोड़ का नहीं होगा। कभी भी नहीं होगा। और 10 करोड़ जब हो सकता था तब तक हो सकता है फ्लैट ही नहीं रहेगा। फ्लैट है ना सर, जिस बिल्डिंग आज के टाइम में 20-20 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है,
सर क्या पता कभी भूकंप आए, दरार पड़ गया, कुछ हिल हाल गया, कुछ मेजर कुछ काम कराने की जरूरत पड़ गई। आप रहते हो 19वें फ्लोर पे और नीचे के 4 फ्लोर वाला कहीं बाहर भाग चुका है, छोड़ चुका है, विदेश शिफ्ट हो चुका है, वो 4 फ्लोर वाला काम कराएगा नहीं। आपका तो खटिया हो गया खड़ा, हवा में काम कराओगे क्या? हवा में तो डोल रही है आपकी बिल्डिंग। और नहीं कुछ भी हुआ, सब कुछ ठीक भी रहा सर, 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, 40 साल में उस बिल्डिंग की क्या जर्जर हालत हो चुकी है वो पता है? मेंटेनेंस वगैरह सब लगा लुगा करके इतना खर्चा आपका मांग रहा होगा फ्लैट। तो फ्लैट की कीमत इतनी अप्रिशिएट नहीं होती। वो फ्लैट अच्छा कितना अप्रिशिएट होता है बताऊंगा, सब बताऊंगा, रुको। बात दरअसल ये होती है, लोगों को ये गलत फहमी में रहते हैं कि हमारा फ्लैट की कीमत आज 20 साल बाद क्या होगी, 25 साल बाद क्या होगी। सर हकीकत सुनो, कान खोल के सुनो, कुछ नहीं होगी। बढ़ेगा, अप्रिशिएट होगा, लेकिन आप जो सोच रहे हो ना उसके आसपास भी नहीं होगा। कारण क्या है? फ्लैट की देखो कभी कमी नहीं होने वाली, कभी नहीं कमी होने, फ्लैट बनते ही रहेंगे। दिल्ली भर गया तो सर सरक गए लोग, नोएडा बन गया, उधर हरियाणा की साइड गुड़गांव बन गया। एक टाइम आया जब गुड़गांव भी भर गया तो भैया मानेसर डेवलप होने लग गया। इधर नोएडा भर गया तो ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन डेवलप होने लग गया। सर कल को जब नोएडा एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा भर जाएगा, नया एरा डेवलप हो जाएगा, उधर मानेसर भर जाएगा तो उधर भी आगे बढ़ जाएंगे लोग, प्रॉपर्टी वहां डेवलप होने लग जाएगा। तो एक चीज समझो सर, फ्लैट्स लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। और अनलिमिटेड चीजों की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं पड़ती। वैल्यू किसकी बढ़ती है? जिस चीज की कमी हो उसी की तो वैल्यू बढ़ेगी। कमी किस चीज की है? लैंड की, जमीन की। भगवान ने जितना जमीन दे रखा है उससे एक बित्ता भी फालतू कोई नहीं बना सकता। फ्लैट बना सकता, बनाते रहो, बन ही रहा है। फ्लैटों का कल्चर तो आजकल छोटे छोटे शहरों में भी पहुंच गया है। छोटे छोटे शहरों में भी लोग घर तोड़ ताड़ करके लंबी लंबी बिल्डिंगें बना रहे हैं। तो कभी भी फ्लैट की कमी नहीं होने वाली। और हाँ, आपका 50 लाख का फ्लैट सर दिल्ली में जो है ना, आप सोचोगे 50 लाख का फ्लैट अब हम 1 करोड़ में बेचेंगे, तब तक तो 1 करोड़ में बिल्डर ने ऐसा फ्लैट बनाया, इतना चकाचौंध वाला, ऐसा स्विमिंग पूल, ऐसा स्टाइल, ऐसे इतना सोना चांदी जड़ रखा है उसमें कि आदमी जो लेने आएगा ना आपको 1 करोड़ नहीं देगा। वो कहेगा अगर 1 करोड़ में को तेरे को देना है, मैं नोएडा वाला फ्लैट नहीं ले लूंगा 1 करोड़ में, इतना फैसिलिटी है तेरे वाले में तो है भी नहीं उतना। गुड़गांव वाला नहीं ले लूंगा, तेरे वाले में तो है भी नहीं उतना। कल को गुड़गांव में आपका 1 करोड़ का लेने जाओगे, कहोगे अरे हम तो मानेसर में नहीं ले लेंगे, तुमसे काहे लेंगे भैया, मानेसर में और ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है और ज़्यादा अच्छा फ्लैट बना के दे रहे हैं। तो आपको रीसेल में हमेशा दिक्कत आएगी। फ्लैट जब भी बेचने जाओगे दिक्कत आएगी। बहुत सारे बिल्डर होते हैं, ब्रोकर, अरे 1 साल बाद बेच देना, हम ही बिकवा देंगे आपका, हम बैठे ना, हम बिकवा। कोई नहीं बैठा है, निकल लेगा वो दूसरी जगह बेचने के लिए। डायलॉग होता है बोलने के लिए, अरे हम बैठे ना, आप नहीं बेचोगे फिर भी आपका बीच में बिकवा देंगे, इतना बढ़ चुका होगा, हम बोल रहे हैं ना, हम बैठे हैं ना। ब्रोकरेज हो तो बतौलेबाजी करवा लो, कोई लिखित डॉक्यूमेंट तो है नहीं, लिख के दो उसको, बोलो लिख के दो स्टैम्प पेपर के तुम बैठे हो यहाँ, यहीं बैठे रहोगे 2 साल तक, 5 साल तक यहीं बैठे रहो, लिख के दो। क्या ऐसे थोड़ी होता है? अब ऐसे होता है, तुम बोल रहे हो हम बैठे हैं तो लिख के दो ना हमको, तुम बैठे हो यहाँ पे। निकल लेगा, नहीं बैठा है कोई, जो डॉक्यूमेंट पे है वही है। बुद्धि लगाओ। अब इस मुद्दे पर आओ कि फ्लैट लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कैलकुलेशन के बेस पे समझाता हूं। सर मान लो आज आप जो फ्लैट ले रहे हो, बड़ा पसंद आ गया एक फ्लैट, क्या जबरदस्त फ्लैट है, 50 लाख का फ्लैट है। 50 लाख के फ्लैट के लिए 42 लाख 43 लाख रुपए आप लोन लोगे ना, 40,000 की EMI आएगी ना, 10 लाख के आसपास उसका डाउन पेमेंट करोगे ना। मैं कहता हूं चलो ठीक है, इसका भी कैलकुलेशन बता देता हूं। 50 लाख का जो फ्लैट आपने लिया है सर, 20 साल के लिए आपका लोन चलेगा। 20 साल का आपका जो लोन होगा 20 साल में। अच्छा एक और बात, 50 लाख का फ्लैट आपको क्या लगता है 10 साल में कितनी अप्रिशिएट हो जाएगी उसकी वैल्यू? बताइए कितनी हो जाएगी 10 साल में? सर अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट केस देखा जाए ना, तो 10 साल में हो सकता है वो डबल हो जाए, 1 करोड़ का प्रॉपर्टी हो जाए, 1 करोड़ का फ्लैट हो जाए। लेकिन वो चांसेस 100 में से कोई 1 या 2% का है। ज्यादातर केस में हो सकता है कि वो 50 लाख का प्रॉपर्टी 60 लाख का हो जाए, 65 का हो जाए, 70 का हो जाए 10 साल में। लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट केस अगर है, बहुत बढ़िया उस एरिया का डेवलपमेंट हुआ है, बहुत बढ़िया कुछ हो गया है वहां पे, तो हो सकता है डबल हो जाए। लेकिन 100 में से 1 है, 2 है, 3 है परसेंट, 1-2% है। 20 साल में 2 करोड़ इस हिसाब से कर लिया जाए
तो 50 लाख का फ्लैट 20 साल में 2 करोड़ का हुआ, यानी कि एनुअल अगर एप्रिसिएशन देखा जाए तो सर कितने परसेंट का हुआ? 7.18% इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। लेकिन 20 साल में जो आपने लोन जो ले रखा है सर, लोन मिला आपको 9% पर, और 9% पर मिलने की वजह से आपके प्रॉपर्टी की कीमत 2.18 करोड़ रुपए अब आपको पड़ी, जो आपने पे किया 2.18 करोड़, और बेस्ट केस में एप्रिशिएट होकर के वो 2 करोड़ का होना। सर बेस्ट केस में एप्रिशिएट होने के बाद भी आपने उसके एप्रिशिएटेड वैल्यू से ज्यादा आपने पे कर दिया, एप्रिशिएटेड वैल्यू से ज्यादा आपने पे कर दिया, तो नुकसान में तो डायरेक्ट हो भाई, यहां पर डायरेक्ट। अब सुनो, अगर उस फ्लैट को आपने लिया ना होता, मतलब खरीदा ना होता, रेंट पे रह रहे होते, सर 40,000 की ईएमआई दे रहे होते, 50 लाख के फ्लैट में अगर रहना है आपको सर 15,000 का रेंट आएगा आपका, क्योंकि इंडिया में रेंटल यील्ड बोलते हैं उसको, इतना ही है। 1 करोड़ का फ्लैट 18,000 रेंट मिलता है, 20,000 रेंट मिलता है, 25,000 रेंट मिलता है, इतना ही मिलता है। तो 50 लाख का फ्लैट है भैया, 15,000 रेंट मिल रहा है, और बढ़िया रेंट है, ये बढ़िया रेंट है, बता दूं। 50 लाख का फ्लैट 15,000, सर 15,000 अगर आप रेंट दे रहे हो तो कितने पैसे बच गए आपके? 40,000 ईएमआई देना चाहते ना, अभी 15,000 में काम होने लग गया ना सर, 35,000 रुपये आपका महीना बच रहा है। मैं कहता हूं ये 35,000 रुपये महीना एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड में हर महीना इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड नहीं समझ में आता तो नीचे मैंने एंजल वन का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करो, केवाईसी करो, 3 दिन लगेंगे आपको केवाईसी अप्रूव होने में। उसके बाद सर्च कर लेना इंडेक्स फंड। म्यूचुअल फंड नहीं समझ में आ रहा, बहुत सारे लिंक लाइन में आएगा, छोड़ दो। इंडेक्स फंड उससे बेहतर है, उससे ज़्यादा सेफ है। नहीं समझ में आता, इंडेक्स फंड आंख बंद करके जा सकते हो। इंडेक्स फंड में गए, अच्छा इंडेक्स फंड में भी नहीं समझ आ रहा कहाँ चले जाए, तो ज़्यादातर लोगों का भरोसा होता है एसबीआई पर। चलो जाओ एसबीआई इंडेक्स फंड में चले जाओ, कोटक में चले जाओ, अरे किसी में भी चले जाओ, एसबीआई चले जाओ, ज़्यादातर लोगों का भरोसा होता है, इसलिए नाम ले लिया मैंने एसबीआई, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है ये। एसबीआई इंडेक्स फंड सर्च किया, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। सर डेटा ये कहता है, पिछले 20 साल का रिकॉर्ड उठा करके देख लो शेयर मार्केट का, 15% से ऊपर तो बड़े आराम से ग्रो हो जाती है, एनुअल ग्रोथ 15%। हाँ ऊपर नीचे होता है, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन में देखोगे तो 15% एनुअल मिल जाता है। सर 15% के हिसाब से 35,000 रुपये हर महीना जो आपका बच रहा है ना, उसको अगर एसआईपी में किए होते ना, इंडेक्स फंड में हर महीने डाले होते ना सर, 20 साल बाद मालूम कितना बन जाता है ये? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ से ज्यादा बन गया ये। अब मैं कहता हूं आपका जो एप्रिशिएट हो भी गया, एप्रिशिएट हो करके 2 करोड़ अगर बन भी गया सर, आप पे कर देना ना उसको, 1.5 करोड़ रुपए फिर भी बच रहा है आपका, फिर भी 1.5 करोड़ बच रहा है। अच्छा कहानी यहीं खत्म नहीं होती, और भी ध्यान से सुनो जरा। सर अगर फ्लैट लेते तो 7% रजिस्ट्री भी तो देते। 50 लाख के फ्लैट का 7% कितना हो गया? 3.5 लाख। मैं कहता हूं 3.5 लाख जो बचा उसको उठा करके लमसम करो। इसी एंजल वन में लमसम सर्च कर लेना आप, एसआईपी के बगल में लमसम भी। लमसम और एसआईपी में क्या फर्क होता है? एसआईपी आप हर महीने करते रहते हो, लमसम क्या होता है, एक बार पैसा डाल करके आप छोड़ देते हो। कहीं से मोटा पैसा आ गया 5 लाख 10 लाख, तो लमसम कर दो, पैसा डाल दो, छोड़ दो, फिर वो अपना कंपाउंडेड ग्रो होता रहता है। सर लमसम अगर कर लिए होते 3.5 लाख, तो सर 20 साल बाद ये पैसा बन जाता 57 लाख, 57 लाख बन जाता 20 साल बाद ये लमसम। और हाँ एक और चीज, 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट भी तो कर रहे थे, उस 10 लाख रुपए को लमसम करो सर, ये 10 लाख रुपए 1.5 करोड़ से ऊपर बन जाता 20 साल बाद। 1.5 करोड़, यानी कि 1.5 करोड़ इधर, 57 लाख उधर। अरे भैया फ्लैट 20 साल बाद जितना अप्रिशिएट होकर के आप उसकी कीमत, वो भी उतना होता नहीं, मैं बेस्ट केस मान लेता हूं, बेस्ट केस में अगर 2 करोड़ का फ्लैट हो भी गया तो आपका डाउन पेमेंट और रजिस्ट्री के पैसे से आप उसको खरीद लेते, तो 3.5 करोड़ तो नेट बच गया ना आपका। लगाओ लगाओ लगाओ, ये लगा के सोचो, 3.5 करोड़ नेट बच गया। सर 20 साल तक उसी फ्लैट में किराए पे रहो और 20 साल बाद उसी फ्लैट को खरीद लो अगर मर्जी है तो। अब आप कहोगे 20 साल तक उसी फ्लैट में तो किराए पे रहना पड़ेगा ना, किराए पे रहने से अच्छा है ईएमआई ना दे दे, कम से कम ईएमआई में एक ईंट अपना हर महीने अपना तो होगा। सर वो ईंट बहुत महंगा पड़ रहा है आपको, और किराए के फ्लैट में रहने में दिक्कत क्या है? हम हिंदुस्तानी लोग ना इमोशनल होते हैं, इमोशनल के साथ फूल भी लगा लो तो अच्छा है। अपना घर तो होना ही चाहिए, अपना घर तो अपना घर ही होता है, कुछ भी कहो, अपने घर की बात ही अलग है, अपना घर सुकून होता है। अरे ये घटिया डायलॉग बाज, ये डायलॉग कौन देता है मालूम? ये घर वालों को सिखाए हुए डायलॉग है, दोस्त यार के सिखाए हुए डायलॉग है।
और उसी पड़ोसी के सिखाए हुए डायलॉग हैं। और देखो ये सारे लोग गरीब हैं, ये सब गरीब लोग हैं, ये सब गरीब लोगों का डायलॉग। अपना घर तो होना ही चाहिए सर, ठीक है अपना घर होना चाहिए, चाहिए ना, ठीक है होना चाहिए, लेकिन पहले उसके लिए तो इनफ कमा तो लो, इनफ इन्वेस्टमेंट करके अपना एसेट बना तो लो, तब लेना इन्वेस्ट ऐसे। 40 साल तक जब इतना 3.5 करोड़ इधर, 2 करोड़ उधर, 3-4 करोड़ 5 करोड़ इकट्ठा हो जाए, ले लो फ्लैट। हाँ उस वक्त फ्लैट की कीमत आपको होगी बढ़ चुकी होगी, अरे उससे ज्यादा आपका एसेट बन चुका है। 50 लाख का फ्लैट 2 करोड़ हो गया, हमने यही तो मान तो लिया ना। 50 लाख का फ्लैट 2 करोड़ हो गया 20 साल बाद, फिर भी उससे कहीं ज्यादा पैसा है आपके पास, दे दो ना 2 करोड़। अभी 50 लाख देने से अच्छा 20 साल बाद 2 करोड़ देना सर, वो सस्ता पड़ेगा। और 20 साल बाद क्या पता उस फ्लैट में आपको रहने का मन ना करे, इंफ्रा उसका उतना डेवलप हुआ ना हो जितना आप सोच के बैठे हो, तो रेंट भी तो हो, छोड़ के चले जाना कहीं। लेकिन अगर खरीद लिया फिर तो मजबूरी है, रहना ही पड़ेगा उधर। और बेचने जाओगे तो आपको डिजायर्ड अपना जितना चाहते हो बेचना उतना हो सकता है, मिलेगा नहीं। देख रहे हो कितना फायदा रेंट पे रहने का। और एक और बात बताऊं, आदमी जब फ्लैट लेता है ना, अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी का फ्लैट लेता है। औकात अगर 30,000 रुपये EMI की देने की है ना सर, वो 40,000 रुपये EMI देने वाला फ्लैट ले लेता है। तो जब अपनी औकात से बढ़ के आदमी फ्लैट लेता है ना, अच्छा हिंदुस्तानी हम लोग इमोशनल फूल, अरे 50 लाख का फ्लैट तो ले लेंगे, 60 का ले लेते हैं। ब्रोकर आपको दिखा, ब्रोकर पहले बजट पूछ लेगा, ब्रोकर को आपने जैसे 50 लाख बोल दिया वो 20 लाख ऐड कर देगा, वो 80 का फ्लैट दिलाएगा आपको, 70 का दिलाएगा वो। तो आप ले बोलोगे इसके ज़्यादा हो जाता उसी में खेल। हाँ तो मैं कहा था, हाँ आपने ले भी लिया ना, मैक्सिमम पैसा आपका EMI में जा रहा है। सर फ्लैट लेने के बाद इंटीरियर भी तो कराना होता है, नहीं तो खंडर दिखेगा, वाइट वाइट चूना आपको चारों साइड दिखेगा। पता चला फ्लैट तो ले लिया लेकिन ढंग का सोफा खरीदने का पैसे नहीं है, ढंग का वो डाइनिंग टेबल खरीदने का पैसे नहीं है, बेड खरीदने का पैसे नहीं है, किचन का काम कराने का पैसे नहीं है। खंडर में रहोगे, अपना फ्लैट होने के बावजूद भी खंडर हो, किसी को बुलाओगे तो शर्म आएगी। वो फ्लैट देखते ही समझ में आ जाएगा, अरे इसका पैसा नहीं है, इसका तभी तो इंटीरियर नहीं करा रहा है। ऐसे खंडर में रहने से अच्छा सर लग्जरी फ्लैट में रहो, रेंट पे रहो। सारा जहां काम हम करा रखा है एकदम 1 नंबर लग्जरी हो, ऐसे फ्लैट में रेंट पे रहो ना, और 20 साल बाद खरीद लेना उसी को। जितना पैसा आप EMI देने का मूड बन रहा है, जितना पैसा EMI दे सकते हो, उस पैसे को उठा करके SIP करो, डायरेक्ट ठोको इधर SIP में। 20 साल बाद खरीदेंगे, क्या दिक्कत है। कोई कहे अपना घर नहीं लिया, अरे एसेट बना रहे हैं, पहले एसेट बनाएंगे तब लेंगे। कि तू ले अपना घर जा करके, अपने घर की बात ही अलग है, तेरे लिए होगी मेरे लिए नहीं है। और एक दिक्कत लोगों को ये सताता है कि रेंट पर अगर रह रहे हैं तो बार बार घर बदलना पड़ेगा, अब दूसरे के घर को सजाएंगे, इतना प्यार से हम सजाएंगे दूसरे को, अपना आत्मा इमोशन सब जोड़ेंगे, फिर 2 साल बाद हमको छोड़ना पड़ जाएगा। ये कब तक ये सब सिलसिला चलेगा। अरे दिमाग लगाओ, बिजनेसमैन की तरह काम करो। सर लीज पे क्यों नहीं ले लेते उस फ्लैट को, रेंट पे ही लीज पे लो, कॉन्ट्रैक्ट करो ना उससे 10 साल का लीज। 10 साल मकान मालिक को बोलो 10 साल से पहले हमको छोड़ने को नहीं बोलोगे तुम, एग्रीमेंट, हर साल रेंट बढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा कुछ लोग कहेंगे रेंट हर साल बढ़ेगा भी तो, सर 10 हर साल बढ़ेगा भी ना रेंट, फिर भी आप कैलकुलेशन करके देख लेना, फायदे में रहोगे रेंट पे रहने में। वो SIP आपको कहीं ज़्यादा दे रहा है इस रेंट पर, अप्रिशिएटेड हर सॉरी जल्दी तो नहीं बोल रहा मैं, एक्साइटमेंट हो गया ना बोलने में, क्योंकि मैं भी फंसा हूं ना इसलिए एक्साइटमेंट अंदर से आवाज आ रही है। तो रेंट हर साल भले 10% बढ़ भी रहा है, फिर भी ना आपको वो वाला ऑप्शन कहीं ज्यादा बेहतर है, कहीं ज्यादा बेहतर है। समझ गए कहां था मैं, भूल ही जाता मैं बोलते बोलते। लीज कर लो, उसको बोलो 10 साल से पहले नहीं निकाल सकते, 20 साल का एग्रीमेंट कर लो। अच्छा ओनर के लिए भी अच्छा है, ओनर के लिए अच्छा है कि आप छोड़ के कभी जाओगे नहीं, 20 साल तक रहोगे तो ओनर का रेंट कभी जाएगा नहीं, पता चले आप छोड़ के चले गए, 3 महीना खाली है फ्लैट, तो 3 महीना तो उसका नुकसान हो गया ना। तो वो भी चाहेगा कि ऐसा कोई मिले जो हमें 20 साल का 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर ले, कर लो कॉन्ट्रैक्ट। धंधे वाले सोच रखो, लॉन्ग टर्म दूर का सोचो। 3 महीना बाद कुछ पसंद नहीं आया तो 3 महीना बाद हमारा अरे इस तरह का जॉब है, फिर भी तुम फ्लैट लेने का सोच रहे थे, तुमको पता नहीं है 5 महीने बाद 6 महीने बाद तुम्हारा जॉब कौन से शहर में रहेगा, फिर भी फ्लैट लेने का सोच रहे थे। मां बेवकूफ आदमी है फिर तो यार। अगर ये चैलेंज है कि कहां जॉब होगी तो फिर काहे को फ्लैट लेने का सोच रहे थे। और अगर इतने श्योर हो कि इसी शहर में इसी जगह जॉब रहेगी, नौकरी काम ताम इसी रहेगा, लीज करो उसके साथ, ये टेंशन ही खत्म।
कराओ इंटीरियर जम करके, बढ़िया इंटीरियर कराओ, क्योंकि 20 साल तक 10 साल तक आपको उसी फ्लैट में रहना है। मकान मालिक तो कराएगा नहीं, वो काय को रख कराते। आप कराओ इंटीरियर, 5-6 लाख 10 लाख 15 लाख लगाओ, हाई पैसे तो नहीं, पैसा जितना है उतना लगाओ। 5 लाख का इंटीरियर करा लो, 2 लाख का करा लो, 3 लाख का करा लो, क्योंकि 10 साल उसी फ्लैट में तो रहना है। रहो एक लग्जरी बना करके उसको। एक और बड़ा टेंशन होता है, मान लो फ्लैट खरीद लिया ना, 2 साल बाद 3 साल बाद पूरा एरिया पूरा सोसाइटी अभी डेवलप हुआ नहीं है, पता चला बिल्डर को स्कैम में जेल चला गया है। सर नोएडा एक्सटेंशन गुड़गांव में कई सारे आपको बिल्डर मिल जाएंगे, जेल चला गया। अब प्रॉपर्टी हो गया अनाथ। हाँ, कुछ उसमें फ्लैट बन चुके हैं, बिल्डर लोग उसमें रहने लग गए, लेकिन ज़्यादातर बिल्डिंग बनी ही नहीं है, सोसाइटी का लावारिस हो चुका है भैया। सर नोएडा एक्सटेंशन में ऐसी ऐसी सोसाइटी है, लोगों ने फ्लैट ले रखे हैं, 20 फ्लोर पे घर है, बिल्डर जेल जा चुका है, बिल्डर ने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा नहीं, इसलिए पूरी सोसाइटी का लाइट काट दिया है। अच्छा, बिल इतना ज़्यादा है कि सारे सोसाइटी वाले मिला करके भी उतना पैसा भरेंगे नहीं। लाइट कट चुका है, लाइट कटने की वजह से लिफ्ट बंद है, पानी आना बंद हो चुका है। सर बाहर से टैंकर बुलाया जा रहा है, वो 20वें फ्लोर पे रहने वाला आदमी नीचे सीढ़ी से उतरता है, बाल्टी में पानी भरता है पीने के लिए, और 20वें फ्लोर पर सीढ़ी चढ़ के जाता है, और ये रोज कर रहा है। ऑप्शन नहीं है उसके पास, फंस चुका है वो। मिडिल क्लास आदमी है, एक ही बार फ्लैट लेता है, एक ही बार में अपनी मैक्सिमम पूंजी फ्लैट का इंटीरियर फिटीरियर औकात जितनी थी सब लगा दिया है, बिल्डर जेल चला गया। क्या कर लोगे आप? कुछ है ही नहीं आपके हाथ में, फंस गए ना, फंस चुके हो सर, बुरी तरीके से फंस चुके हो। कोई ऑप्शन है निकलने का, एक ही ऑप्शन है, जाके रेंट पे रहो कहीं। अपना फ्लैट होने के बावजूद भी, अच्छा अपना फ्लैट बेच भी नहीं सकते, बिल्डर जेल में, तुम्हारा कोई खरीदेगा भी नहीं फ्लैट। सर ये सारे पहलू को देखते हुए फाइनेंशियल एस्पेक्ट से आप देखो, इमोशनल एस्पेक्ट से आप देखो, फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखो, ये सारे हिसाब से आपको रेंट पे रहना कहीं ज़्यादा बेहतर है। खरीदना तब 20 साल बाद जब मोटा एसेट बना लिया जाए। ठीक है, अब अगला सवाल ये आता है कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लें इन्वेस्टमेंट के ख्याल से, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी यानी कि फ्लैट या विला या कमर्शियल। अच्छा, लैंड पहले ही मैं बोल चुका हूँ, फ्लैट से कहीं ज़्यादा फायदा लैंड में है। अब कमर्शियल की भी ज़रा बात कर लेते हैं। सर रेसिडेंशियल से पहले हमेशा कमर्शियल लेना चाहिए हर आदमी को। जब भी रेसिडेंशियल लेने का मूड बने, चेक करो आपके पास कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है क्या, नहीं है तो पहले कमर्शियल प्रॉपर्टी होना चाहिए। क्यों कमर्शियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए? कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट आपके रेसिडेंशियल से ज़्यादा आता है। कमर्शियल क्या होता है? दुकान कहीं ले लो, ऑफिस कहीं ले लो, रेंट कहीं ज़्यादा आता है रेसिडेंशियल से। 1 करोड़ का फ्लैट अगर है ना सर, रेंट आएगा 20,000 रुपये, 22,000 रुपये, 18,000 रुपये या 25,000 रुपये। सर 1 करोड़ का दुकान लिया है ना, रेंट आएगा 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, ज़्यादा भी आ सकता है लोकेशन अगर अच्छी है तो। ऑफिस भी ले लिया ना तो भी आएगा इतने, इसके आसपास ही। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ज़्यादा रेंट देता है, सॉरी गलत मैंने बोल दिया, कमर्शियल प्रॉपर्टी ज़्यादा रेंट देता है। कमर्शियल में दुकान ले लो या ऑफिस ले लो। कुछ टिप्स भी दे देता हूँ प्रॉपर्टी खरीदने के, ध्यान से सुनो मेरी बात। सर पहले तो अगर आपके पास पैसा है ना, थोड़ा बहुत भी पैसा, ताक में रहो कि कहाँ किस खेत में बड़ा बिल्डर घुसा है। क्योंकि बड़ा बिल्डर जब अपना टाउनशिप डेवलप करने के लिए जाता है ना, कोई ना कोई खेत में ही जाता है जहाँ कुछ नहीं हो आसपास। उसको पता है ना, सारे सेटिंग वेटिंग नेताओं के बीच रहता है, उसको पता है किस एरिया में क्या डेवलप होने वाला है, कहाँ भैया कौन सा बड़ा कौन आदमी आएगा, कुछ डेवलप होगा। वो पूरा ऐसा खेत में जाकर के अपना टाउनशिप डेवलप करने चला जाता है। आम आदमी देखता है अरे खेत में चला गया, इतना बड़ा बिल्डर, यहाँ तो कौन लेगा फ्लैट, यहाँ कोई नहीं रहने वाला। सर बड़ा बिल्डर है वो, बहुत कुछ देख के वहाँ गया है। सर आँख कान बंद करके फ्लैट नहीं लेना, उसके में फ्लैट नहीं लेना, उसके आसपास कहीं ज़मीन ले लो। अभी नया नया गया है वो, सर ज़मीन भी एकदम कूड़े के भाव मिलेगा, एकदम कूड़े के भाव। इस बात की श्योरिटी आपको उस बिल्डर के आने की वजह से मिल चुकी है कि उस एरिया की कीमत तो बढ़ेगी निश्चित, क्योंकि इतना बड़ा बिल्डर करोड़ों अरबों का इन्वेस्टमेंट वहाँ करने आया है तो बढ़ेगी जरूर। वहाँ पर जो ज़मीन लिया ना, 3 साल में जब तक उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, 5 साल में जब तक उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, सर आपका जो लैंड लिया ना, चाहे 50 गज हो, 100 गज हो, सर 3 साल में 5 साल में आपको डबल क्या ट्रिपल हो सकता है, या 4 गुना हो सकता है, आपको पैसा दे करके चले जाए। सर 3 गुना कीमत 3 साल में 5 साल में, दुनिया में कौन सा इन्वेस्टमेंट आपको करके दे रहा है जरा बताओ तो? प्रॉपर्टी करके दे रहा है, लेकिन वो प्रॉपर्टी समझदारी से उस जगह पर होना चाहिए। लोकेशन का खेल है सारा। और दूसरा एक और टिप आपको देता हूँ,
एक किताब मैंने पढ़ी थी, कौन सी किताब पढ़ी थी मुझे याद नहीं है। उसका जो राइटर था ना, वो ऐसे ही प्रॉपर्टी खरीदता था। कौन सी प्रॉपर्टी? अर्जेंट डील वाली प्रॉपर्टी। दुनिया में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो फ्लैट लेकर के या लैंड लेकर के उनको पैसे की जरूरत है। अब 50 लाख की प्रॉपर्टी वो 30 लाख में बेचने को तैयार है, उनको तुरंत उनको पैसा चाहिए। 20 लाख का जमीन वो 15 लाख में बेचने को तैयार है, तुरंत उनको पैसा चाहिए। ताक में रहो, ताक में रहो, ऐसा कहाँ मिल रहा है। और ऐसी वाली प्रॉपर्टी लो सर, बड़ा मुनाफा होता है, बड़ा प्रॉफिट कमाया जाता है। ठीक है, अब लास्ट में एक बार मैं समराइज कर देता हूं अपने अंदाज में फिर से। सर 20 से 30 साल की उम्र में पागलों की तरह काम करो, भयंकर काम करो। होम लोन लेने का ये उम्र नहीं है, बिल्कुल भी होम लोन लेने का ये उम्र नहीं है। 20 से 30 साल का उम्र, 20 से 30 साल का उम्र है, पागलों की तरह काम करो। SIP जरूर करो, म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में जरूर इन्वेस्ट करो, इधर तो जरूर करो, क्योंकि 30 साल बाद, 40 साल बाद ये बड़ा एसेट आपको यही बना के देगा। इसी एसेट से घर खरीद लेना मन होगा तो तब तक रेंट पे रहो, एकदम मजे से रहो। ठीक है, प्रॉपर्टी लेना है, लैंड लो। पैसा अगर है, लैंड लो, फ्लैट नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्लैट का लग्जरी एंजॉय करना है, रेंट पे रहो उसी में। जिस फ्लैट में आपको लगता है कि ये बड़ा लग्जरी फ्लैट है, उसमें रेंट पे रहो, खरीदने का नहीं। दूसरों के लिए छोड़ दो, दूसरे लोग खरीदने दो, आप लैंड खरीदो। EMI पे जाना है, कमर्शियल में जाओ, फ्लैट में नहीं, कमर्शियल में। EMI देना भी अगर चाहते हो, कमर्शियल में जाओ, आपको बहुत अच्छा रिटर्न। अच्छा, इस पे अगर आप चाहते हो वीडियो, तो मैं आपको पूरा वीडियो सेशन करके दे सकता हूँ, कमर्शियल प्रॉपर्टी लेकर के कैसे बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। आप चाहो तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको डिटेल में देता हूँ इस पर सेशन। ठीक है, रेंट पे रहो, आलिशान फ्लैट में रहो। फ्लैट खरीदने का मन हो 40 के बाद खरीदना भैया, 40 से पहले मत खरीदो। उम्र आपकी जब 40 बाद हो जाए तब खरीदना, आलिशान फ्लैट लेना। फ्लैट की कीमत बढ़ रही है, बढ़ने दो ना, तब तक आपका एसेट वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं खलेगा आपको, अभी खलेगा, अभी बहुत खलेगा। ठीक है, और अगर आप एक सेशन चाहते हो कि 40 से पहले फाइनेंशियली फ्री कैसे हो जाए, 40 से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कैसे किया जाए, नौकरी चाकरी करते हुए, छोटा मोटा अपना बिजनेस करते हुए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। इस पर भी मैं आपको सेशन दे सकता हूं डिटेल में, बहुत डिटेल में। और इस सेशन में अगर एंजॉय किया, सच में समझ में आया बहुत कुछ, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। सच में अगर आंखें खुली या बुद्धि खुली है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, कमेंट पढ़ रहा हूं आपके।